आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ दशक पहले पट्टी में एक टोनी चुड़ैल जो डायन के रूप में थी, उसका आतंक इस कदर फैला हुआ था कि वहाँ के लोग सूरज ढल जाने के बाद अपने घरों में छिप जाते थे और वहाँ की औरतें बच्चों को अपने आंचल में छिपाए रहती थीं। रात होने पर उस गांव में सन्नाटा पसर जाता था। कहा जाता है कि लोगों ने उस चुड़ैल को कैद कर दिया था, लेकिन उस गांव की एक महिला, सुमन की छोटी बहन, जब अपने बच्चे के साथ उस गांव में पहुंची तो कई सालों से दफन एक राज फिर से दहशत के रूप में सभी के सामने आ गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस गांव में, ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। पट्टी के कुछ बच्चे रात के समय गांव के जंगल के बाहर कहीं जा रहे थे। उन बच्चों में सुमन, पट्टी में रहने वाली एक महिला की बहन का लड़का बबलू भी था, जो उस चुड़ैल को देखना चाहता था। वो उस चुड़ैल की कहानी को मनगढ़ंत मान रहा था। आगे बबलू को एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी कि उस पेड़ के पास कोई ना जाए, लेकिन बबलू अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाला था। वो गुड़िया और गांव के एक लड़के को लेकर चुड़ैल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद बबलू गांव के लड़के से पूछता है कि उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं। वो लड़का डर की वजह से बताने को मना कर देता है, तो बबलू उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो उसे अपने साथ नहीं खिलाएगा। वो लड़का बबलू को बताता है कि उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं, जैसा उसने अपने घर वालों से सुना था। बबलू ने पेड़ में बंधे कलावे को हटा दिया और 3 बार उस चुड़ैल को दूध ले लो और बच्चा दे दो की आवाज लगाकर बुलाने लगा। इसके बाद वहां हवा का एक झोंका आता है और एक औरत की हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर गांव का लड़का और गुड़िया दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी बबलू को भी पेड़ में से वही बड़ी बालों वाली चुड़ैल आती दिखती है, जिसे देख बबलू भी डर कर वहां से भाग जाता है। इस तरीके से बबलू ने उस खतरनाक चुड़ैल को आज़ाद कर दिया और फिर शुरू होता है गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला। उसी रात वो चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और आवाज़ लगाती है, दूध ले लो बच्चा दे दो। उस चुड़ैल की आवाज़ को सुनकर उस गांव की महिलाओं ने डरकर अपने घरों में ताला लगा लिया। वो चुड़ैल बबलू को लेने के लिए सुमन के घर पहुंच जाती है, तो सुमन भी घर के किवाड़ों को घर से अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर देती है और अपनी बहन उर्मिला से बबलू को छुपा देने को कहती है। सुमन बबलू को एक कमरे में लिटा देती है और उस कमरे के गेट को बाहर से लॉक कर देती है। तभी बाहर का गेट अपने आप खुल जाता है और वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। सुमन और उर्मिला चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं। चुड़ैल देखते ही देखते कमरे के ताले को अचानक खोलकर उस कमरे में घुस जाती है और बबलू को लेकर वहां से चली जाती है। सुमन और उर्मिला गांव वालों की सहायता के लिए आवाज़ लगाती रह जाती हैं, मगर वहां कोई नहीं पहुंचता क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। सुबह गांव वाले भी उस चुड़ैल की बातें कर रहे थे कि उन्होंने भी रात को उस चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी, इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। गुड़िया उर्मी को सब कुछ बता देती है। उर्मिला सुमन से उस पेड़ का पता पूछती है, तो सुमन उसे पता बताने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, वो उसे भूल जाए। उर्मिला एक साहसी और निडर महिला थी।
उसने उस पेड़ के पास जाकर बबलू को ढूंढने की ठान ली। उन्होंने गांव वालों से उस पेड़ का पता पूछा तो गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो भी उस पेड़ के पास जाता था वो लौटकर कभी वापस नहीं आता था। उर्मिला वहां अकेले जाने को तैयार हो गई और गांव वालों के बताए रास्ते और उसके चुड़ैल के पैरों के चिन्हों पर चलते हुए उर्मिला उस पेड़ के पास पहुंच गई। उर्मिला के पेड़ के पास पहुंचते ही वो चुड़ैल वहां से उसे भाग जाने को बोलती है और कहती है कि उसे अमर होने के लिए 3 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी बलि वो पूर्णमासी की रात को देगी और इसके लिए वो आज रात भी गांव में आएगी। उर्मिला घर पहुंचकर सुमन से उस चुड़ैल के अतीत की कहानी पूछती है तो सुमन बताती है कि वो औरत जन्म से ही मनहूस और शैतानी प्रवृत्ति की थी। वो काला जादू करते थे, इसलिए सभी उसे टोनी नाम से बुलाते थे। काला जादू के लिए उसे अपने बेटे को मार डाला, इसलिए ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वो जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे काला जादू करने लगी, जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो गई। जो भी इंसान उस जंगल में उस पेड़ के पास से गुजरता तो वो उसे मार डालती। गांव में उसका आतंक फैल चुका था। गांव वालों के लड़कों को वो उठाने लगे थे। एक रात जब वो टोनी चुड़ैल एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वहां से गांव के 2 पहलवान गुजर रहे थे। दोनों पहलवान उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंच गए और उस टोनी चुड़ैल को पकड़ लिया। टोनी चुड़ैल उन पहलवानों को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन पहलवान उसे पकड़कर पट्टी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां से उसने बच्चों को चुराया था। बच्चों को वापस कर उस टोनी चुड़ैल को एक खंबे में बांध दिया। सभी गांव वालों ने उस टोनी चुड़ैल को जलाकर मार देने की बात कही। टोनी चुड़ैल गांव वालों को धमकाती है, लेकिन गांव वाले उसे जलाकर मार डालते हैं। मरते हुए टोनी चुड़ैल ने गांव वालों को श्राप दिया कि गांव वाले उसे मारकर चैन से नहीं रह पाएंगे। वो मरने के बाद भी वापस ज़रूर आएगी। मरने के बाद वो टोनी चुड़ैल उल्टे पैरों वाली खतरनाक चुड़ैल बनकर भटकने लगी और वो गांव के बच्चों को उठाने लगी। वो रोज़ रात को गांव में आती और दूध ले लो बच्चा दे दो कहती। उससे परेशान होकर गांव वालों ने पंडित जी की सहायता से उस चुड़ैल को मंत्रों के द्वारा उसी पेड़ पर कैद कर दिया। पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी इस अभिमंत्रित लाल धागे को इस पेड़ से ना हटाए, नहीं तो वो डायन फिर से आज़ाद हो जाएगी। सुमन की बातें सुनकर उर्मिला उस पंडित जी से मिलने की बात कहती है, लेकिन पंडित जी उस समय गांव में नहीं थे। वो हनुमान जी की पदयात्रा पर गए थे, जो एक दिन बाद आने वाले थे। लेकिन उस रात जिसका डर था वही हुआ। सभी गांव वाले अपने बच्चों को छिपाकर और अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो गए। तभी उस टोनी चुड़ैल एक घर की ओर बढ़ती है और दरवाजे को ठोकने लगती है। अंदर बैठी महिला डरते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तभी टोनी चुड़ैल कहती है, झूठ, मैं बच्चे की गंध दूर से सूंघ लेती हूँ। वो चुड़ैल गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और उस महिला पर हमला करती है। महिला के बेहोश हो जाने के बाद वो उस महिला के बच्चे को उठा ले जाती है। सुबह गांव वाले पंडित जी के पास पहुंच गए और उनसे सहायता मांगने लगे। तो पंडित जी ने कहा, तुम गांव वालों में से किसी ने उस लाल धागे को हटाया था, इसीलिए वो चुड़ैल वापस आई है। तो उर्मिला उनसे अपने बेटे के द्वारा किए गए हरकत की तरफ से माफ़ी मांगती है। पंडित जी कहते हैं कि वो चुड़ैल अब आसानी से काबू में नहीं आएगी, क्योंकि वो अब
पहले से और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो उर्मिला पंडित जी को सारी बातें बता देती है, जो बातें उस दिन चुड़ैल ने उससे कही थी। पंडित जी कहते हैं कि उस चुड़ैल को बलि के लिए एक और बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आज रात गांव में बच्चे को लेने ज़रूर आएगी। यही मौका है उसे पकड़ने का। पंडित जी आगे कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी योजना रात होने से पहले सभी को बता दूंगा। अभी आप लोग घर जाइए। शाम को पंडित जी गांव वालों से एक बच्चा मांगते हैं, तो डर से किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया। तो पंडित जी ने सुमन से उनकी गुड़िया मांगी। पहले तो सुमन ने भी मना कर दिया, लेकिन बाद में गांव वालों के बच्चे और अपनी बहन के लिए वो मान गई। पंडित जी ने गांव वालों के घरों के दरवाजे पर अभिमंत्रित धागा बांध दिया, जिससे वो किसी और के घर ना जाकर सुमन के ही घर आए और वहां उसे पकड़ा जाएगा। रात हुई और वो चुड़ैल आवाज़ लगाते हुए सुमन के घर पहुंच गई, जहां पहले से ही पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। टोनी चुड़ैल आती है और जैसे ही गुड़िया की ओर बढ़ती है तो पंडित जी निकलते हैं और उस पर अभिमंत्रित जल को छिड़कने लगते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगती है और गुस्से में पंडित को धमकाने लगती है। अभिमंत्रित जल उस चुड़ैल पर ज़्यादा असर नहीं दिखा रहा था, मगर तभी अचानक पंडित जी ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो चुड़ैल एकदम से छटपटाने लगती है। और फिर पंडित जी ने अपनी पोटली में से मुट्ठी भर राख जैसा कुछ निकालकर उस टोनी चुड़ैल के ऊपर फेंका, और ऐसा करते ही वो चुड़ैल अचानक से कहीं गायब सी हो गई, जैसे हवा में लुप्त हो गई हो। तभी पंडित जी ने कहा, फिलहाल के लिए तो अभी सही है, मगर अगली अमावस्या को वो ज़रूर आएगी। जल्दी चलो, बच्चों को लाना है। जिसके बाद पंडित जी उर्मिला और सुमन भागते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुड़िया और बबलू वहाँ पेड़ के पास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उन्होंने उन्हें जगाया और फिर उन्हें लेकर गांव पहुंच गए। तो इस तरह से उस रात उन दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नील को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, यही कोई एक आध हफ्ता ही हुआ होगा। काम था एक पुरानी फैक्ट्री की चौकीदारी करना। पुरानी फैक्ट्री जो कई सालों से बंद थी, मगर सामान और बहुत सारे मशीन के पुर्जे अब भी वहाँ पड़े हुए थे, और मालिक ने खासकर नील को वहाँ पर रखा था कि कहीं वो लोहे के सामान और पुर्जे चोरी ना हो जाएं, क्योंकि उनकी कीमत हज़ारों और लाखों में भी थी। इसलिए नील को वहाँ पर बैठाया गया था ताकि वो उस पुरानी फैक्ट्री की पहरेदारी कर सके। उस रात भी नील आराम से अपने केबिन में, जो कि 4x4 का एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठा उस फैक्ट्री की ओर देखे जा रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, बरसात का मौसम था और बिजली रह रह कर कड़क रही थी। नील को उस रात कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। शायद बरसात की वजह से या फिर पता नहीं क्यों, उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर खाए जा रहा था। नील ने टॉर्च घुमाकर एक बार उस फैक्ट्री की ओर देखा। कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट सुनसान इलाका। बस कुछ लोहे की पुरानी मशीनें नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। नील वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। मौसम सचमुच काफ़ी ख़राब था। ये तो अच्छा हुआ कि वो अपने केबिन के अंदर दुबक कर बैठा हुआ है, खुले में नहीं है, ये अच्छी बात है। ये सोचकर
नील वापस से अपने फोन पर ध्यान देने लगा। अभी वो मोबाइल चला ही रहा था कि तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर की तरफ से उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि इतनी तेज बरसात के बीच किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुन पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो आवाज़ फैक्ट्री के अंदर से लोहे से लोहा टकराने की थी, तो वो बारिश की आवाज़ से भी तेज थी और वो नील को आराम से सुनाई पड़ रहे थे। नील अपनी जगह पर उठकर खड़ा हुआ और टॉर्च घुमाकर एक नज़र फैक्ट्री की तरफ डाला तो वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। नील को लगा शायद ये उसके मन का वहम होगा। वो वापस से अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। वो अभी वापस से मोबाइल चला ही रहा था कि तभी फिर से उसके कानों में वही आवाज़ गूंजी, लोहा से लोहा टकराने की। इस बार पक्का था कि ये उसका वहम नहीं है, बल्कि हकीकत में यह आवाज़ फैक्ट्री के अंदर से ही आ रही है। नील थोड़ा घबरा सा गया। उसे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, मगर वो यहाँ इस तरह से बैठे भी नहीं रह सकता था। वो अपनी कुर्सी पर से उठा, पास में पड़ा छाता उठाया और अपने केबिन से निकलता हुआ फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से फैक्ट्री की ओर बढ़े जा रहा था। उसके हाथ में वो छोटी सी टॉर्च थी जो फैक्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत दिखा पा रही थी। चलते चलते वो फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। क्योंकि फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए वो आवाज़ जैसे गूंज रही थी और ऐसे में ये पता लगा पाना कि फैक्ट्री के किस कोने से वो आवाज़ आ रही है, ये नील के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ता रहा और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों में एक मोटा डंडा था, इसलिए कहीं ना कहीं उसे थोड़ा साहस तो था, मगर चोर तो चोर होता है, पता नहीं उसके पास क्या ही हथियार होगा। इसलिए नील कांपते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बिना कोई आवाज़ किए। चलते चलते नील शायद उस आवाज़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, क्योंकि वो आवाज़ इस कोने में बहुत कम गूंज रहे थे। तभी चलते चलते अचानक नील एक पुरानी मशीन के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उस मशीन के पास खड़ा उस पुरानी मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा है। नील उस आदमी को पीछे से देख रहा था, मगर तभी नील ने ध्यान दिया कि उस आदमी का एक हाथ कोहनी से कटा हुआ है और उस कटे हुए हाथ से बिल्कुल खून की धारा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ अभी अभी कटा हो, मगर वो आदमी बिल्कुल शांत बस उस मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी नील भागते हुए उस आदमी के बिल्कुल पास पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, आपका हाथ कैसे कट गया? नील की आवाज़ सुन वो आदमी नील की ओर पलटा तो नील ने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आदमी का चेहरा आधा कटा हुआ था, मतलब कि उसका आधा चेहरा था ही नहीं। नील समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि आधा चेहरा कट जाने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तभी उस आदमी ने अपने आधे चेहरे से मुस्कुराते हुए नील को देखा और फिर कहा, यही वो मशीन थी जिससे मैं कटकर मरा था। मैं तो बस इसे चलाने आया था, अब तू भी कटेगा। उस आदमी ने इतना कहा और दूसरे हाथ से नील को पकड़कर उस पुरानी मशीन की करीब ले जाने लगा। तभी नील ने एकदम से जोर से उस आदमी को धक्का दिया और वहां से भागकर वापस फैक्ट्री के बाहर निकला। फैक्ट्री के बाहर आते ही
नील ने आव देखा ना ताव एकदम से भागता हुआ बिल्कुल अपने घर पहुंच गया। अगली सुबह नील वहां के फैक्ट्री के मालिक के पास गया और उसने पूरी घटना मालिक को बताई। सारी बात सुन मालिक ने पहले तो नील को बैठने को कहा और फिर बताया, देखो नील, मैं यह बात तुम्हें पहले ही बताना चाहता था मगर बताया नहीं। मैंने सोचा कि शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। दरअसल बात यह है कि आज से कुछ साल पहले इस फैक्ट्री में एक बहुत भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी। उसका एक हाथ कोहनी तक कट गया और चेहरा जैसे आधा कट गया और खून की धारा बहते हुए वो आदमी ज़मीन पर गिर गया और छटपटाते हुए मारा गया। और बहुत से लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस फैक्ट्री में भटकती है, इसलिए उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। और मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था। ये बात सुन नील गुस्से से तिलमिला उठा और फिर उसने कहा, बताना चाहते थे इसलिए नहीं बताया, और अगर मेरी जान चली जाती तो? जिसके बाद नील वहां से निकलकर वापस अपने घर पहुंच गया और उस दिन के बाद से नील ने वो काम छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।